नमस्कार दोस्तों। इतिहास गवाह है कि जब जब किसी राष्ट्र ने अपने भूगोल यानी जियोग्राफी को नजरअंदाज किया है, उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी है। लेकिन क्या होता है जब एक देश जिसे किसी दूसरे देश ने अपने खून से सींचा हो, जिसे आजादी दिलाई हो, वही देश अपनी ही जड़ों को काटने लगे। साल 2025 का अंत आते आते दक्षिण एशिया में एक ऐसा भूचाल आया जिसकी उम्मीद दुनिया के बड़े बड़े विश्लेषकों को नहीं थी। ढाका की सड़कों पर भारत विरोधी नारे गूंज रहे थे, इंडिया आउट के कैंपेन चलाए जा रहे थे, लेकिन नई दिल्ली में सन्नाटा था। एक ऐसा सन्नाटा जो किसी बड़े तूफान की आहट होता है। बांग्लादेश को लगा कि भारत अपनी पुरानी नीति पर चलेगा, सॉफ्ट डिप्लोमेसी दिखाएगा, माफ कर देगा। लेकिन इस बार भारत का नेतृत्व बदला हुआ था। इस बार रणनीति रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक थी। और फिर भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने केवल 72 घंटों के भीतर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़कर रख दी। आज के इस वीडियो में हम उसी अनकही कहानी को जानेंगे। हम जानेंगे कि कैसे भारत ने बिना एक भी गोली चलाए केवल कूटनीति और अर्थशास्त्र के हथियारों से बांग्लादेश को एक ऐसा सबक सिखाया जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। यह कहानी है विश्वासघात की, यह कहानी है बदले की, और यह कहानी है एक नए भारत की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सच्चे देशभक्त चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। इस कहानी की जड़ें आज से 54 साल पीछे जाती हैं। 1971 जब पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश में मानवता को शर्मसार कर दिया था, लाखों लोग मारे जा रहे थे, तब भारत ही वो एकमात्र शक्ति थी जो चट्टान बनकर खड़ी हुई थी। भारतीय सैनिकों ने अपना खून बहाया, अपनी रसद दी और दुनिया के नक्शे पर एक नया देश बनाया, बांग्लादेश। दशकों तक भारत और बांग्लादेश के रिश्ते सोनेली अध्याय यानी गोल्डन चैप्टर माने जाते रहे। लेकिन दोस्तों, भू राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, केवल स्थायी हित होते हैं। पिछले कुछ सालों में, विशेषकर 2024 और 2025 के दौरान, बांग्लादेश के भीतर कट्टरपंथी ताकतों ने सर उठाना शुरू किया। वहां की सत्ता में बदलाव आया और इस बदलाव के साथ ही भारत के खिलाफ जहर उगला जाने लगा। जो देश भारत की बिजली, भारत के प्याज और भारत के बंदरगाहों पर निर्भर था, वही देश अब चीन और पाकिस्तान की भाषा बोलने लगा था। ढाका में बैठे कुछ नए रणनीतिकारों को लगा कि वे चाइना कार्ड खेलकर भारत को ब्लैकमेल कर सकते हैं। उन्हें लगा कि भारत अपनी बड़ोस पड़ोस की नीति, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के कारण चुप रहेगा। लेकिन वे भूल गए कि 2025 का भारत 1971 का भारत नहीं है। वे भूल गए कि जिस हाथ ने उन्हें बनाया था, वो हाथ उन्हें सबक भी सिखा सकता है। विवाद की असली शुरुआत तब हुई जब बांग्लादेश ने एक रणनीतिक गलती की। ढाका ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले तत्वों को पनाह देनी शुरू की। इसके साथ ही तीस्ता जल समझौते को लेकर बांग्लादेश ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को घेरने की कोशिश की। लेकिन हद तो तब हो गई जब बांग्लादेश के कुछ बंदरगाहों पर चीनी पनडुब्बियों की आवाजाही बढ़ गई। यह भारत की सुरक्षा के लिए रेड लाइन थी। भारत ने कई बार राजनयिक चैनलों के माध्यम से चेतावनी दी। भारत ने समझाया कि आपकी अर्थव्यवस्था भारत के सहयोग पर टिकी है। लेकिन बांग्लादेश के हुक्मरानों ने इसे भारत की कमजोरी समझा। वहां की मीडिया ने बॉयकॉट इंडिया का नारा दिया। भारतीय उत्पादों को दुकानों से फेंका जाने लगा। भारतीय पर्यटकों के साथ बदसलूकी की खबरें आने लगी। सोशल मीडिया पर भारत विरोधी प्रोपेगेंडा अपने चरम पर था। भारत सब देख रहा था। विदेश मंत्रालय के कमरों में देर रात तक बैठकें चल रही थीं। प्रधानमंत्री कार्यालय में फाइलों का दौर जारी था। जनता मांग कर रही थी कि भारत जवाब दे, लेकिन भारत सरकार खामोश थी। और यह खामोशी बांग्लादेश को एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, झूठी सुरक्षा दे रही थी। उन्हें नहीं पता था कि जिस शेर को वो छेड़ रहे हैं वो जाग चुका है। तारीख थी दिसंबर 2025 का दूसरा सप्ताह। सर्दियों की शुरुआत हो चुकी थी। अचानक एक सुबह खबर आती है कि भारत बांग्लादेश सीमा पर ट्रकों की लंबी कतारें लग गई हैं। हजारों ट्रक जो जरूरी सामान लेकर बांग्लादेश जाने वाले थे, उन्हें रोक दिया गया। यह कोई आधिकारिक नाकाबंदी नहीं थी। भारत ने आधिकारिक तौर पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया था। यह कस्टम क्लियरेंस में देरी का नाम दिया गया। इसे सुरक्षा जांच का नाम दिया गया। इसे कूटनीति की भाषा में नॉन टैरिफ बैरियर कहा जाता है। बांग्लादेश
जो अपनी रोजमर्रा की जरूरतों प्याज, चीनी, दाल और सबसे महत्वपूर्ण कपास, कॉटन के लिए भारत पर निर्भर है, अचानक घबराने लगा। बांग्लादेश का सबसे बड़ा उद्योग है गारमेंट इंडस्ट्री, कपड़ा उद्योग, और इस उद्योग की जान है भारत से आने वाला कच्चा माल। जैसे ही भारत की तरफ से सप्लाई चेन में रुकावट आई, ढाका, छठगांव और नारायणगंज की फैक्ट्रियों में सन्नाटा पसरने लगा। जो मिलें दिन रात चलती थीं, वहां मशीनें रुक गईं। लाखों मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। बांग्लादेशी व्यापारी भारत के निर्यातकों को फोन करते रहे, लेकिन जवाब मिला, ऊपर से ऑर्डर है, अभी कुछ नहीं जा सकता। यह भारत का पहला वार था, आर्थिक वार। बिना शोर मचाए सीधे बांग्लादेश की रीढ़ की हड्डी पर प्रहार। अभी बांग्लादेश ट्रकों के रुकने से संभल भी नहीं पाया था कि दूसरा झटका लगा, एक ऐसा झटका जिसने सचमुच पर पूरे देश को अंधेरे में डाल दिया। बांग्लादेश अपनी बिजली की भारी जरूरतों के लिए भारत पर निर्भर करता है। अडानी पावर प्लांट से लेकर अन्य ग्रिड लाइनों तक भारत से हजारों मेगावाट बिजली बांग्लादेश जाती है। अचानक तकनीकी खराबी के कारण बिजली की आपूर्ति में कटौती हो गई। ढाका में ब्लैकआउट हो गए। उद्योगों का पहिया पूरी तरह जाम हो गया। अस्पतालों में जनरेटर का ईंधन खत्म होने लगा। जो लोग कल तक सोशल मीडिया पर इंडिया आउट लिख रहे थे, अब वही लोग अंधेरे में बैठकर भारत की बिजली का इंतजार कर रहे थे। यह भारत का संदेश स्पष्ट था, आप उस हाथ को नहीं काट सकते जो आपको रोशनी देता है। बांग्लादेश की सरकार ने चीन से संपर्क किया, लेकिन चीन से मदद आने में वक्त लगता है और बिजली को एयरलिफ्ट नहीं किया जा सकता। बिजली के लिए ग्रिड चाहिए और ग्रिड भारत से जुड़ा है, भूगोल को बदला नहीं जा सकता। उस रात बांग्लादेश को समझ आ गया कि भारत का रणनीतिक धैर्य, स्ट्रेटेजिक पेशेंस अब खत्म हो चुका है। भारत ने अभी अपना पूरा जोर नहीं लगाया था। तीसरा प्रहार सबसे ज्यादा भावनात्मक और सामाजिक था। हर साल लाखों बांग्लादेशी नागरिक इलाज के लिए भारत आते हैं। कोलकाता, चेन्नई और वेल्लोर के अस्पताल और बांग्लादेशी मरीज भारतीय डॉक्टरों के भरोसे जिंदा रहते हैं। अचानक भारत ने वीजा नियमों को सख्त कर दिया। मेडिकल वीजा की प्रक्रिया धीमी हो गई। जो वीजा 24 घंटे में मिलता था, अब उसमें 20 दिन लगने लगे। ढाका में भारतीय उच्चायोग के बाहर भीड़ लग गई। लोग रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे। अमीरों के पास सिंगापुर या बैंकॉक जाने का पैसा था, लेकिन आम बांग्लादेशी के लिए भारत ही एकमात्र सहारा था। इस कदम ने बांग्लादेश की जनता के बीच एक बड़ा संदेश भेजा। उन्हें समझ आया कि उनकी सरकार की भारत विरोधी नीतियां उन्हें कारपनेविया इस गर्त में ले जा रही हैं। जिस भारत को वे गाली दे रहे थे, आज उसी भारत के अस्पताल में जाने के लिए वे कतार में खड़े थे। जनता का गुस्सा अब भारत पर नहीं, बल्कि अपनी ही सरकार पर फूटने लगा। ढाका की सड़कों पर अब नारे बदलने लगे थे। लोग अपनी सरकार से सवाल पूछ रहे थे, क्या चीन हमें सस्ता इलाज देगा? क्या पाकिस्तान हमें बिजली देगा? अब सवाल यह उठता है, इस संकट की घड़ी में बांग्लादेश के नए दोस्त चीन और पाकिस्तान कहां थे? जैसे ही संकट गहराया, बांग्लादेश ने बीजिंग की तरफ देखा। चीन ने सांत्वना दी, लेकिन मदद के नाम पर भारी ब्याज वाले कर्ज लोन्स की पेशकश की। चीन जानता था कि बांग्लादेश अब फंस चुका है और यह सही मौका है उसे डेट ट्रैप में फंसाने का। लेकिन चीन भी बांग्लादेश को तत्काल प्याज, सब्जियां या बिजली नहीं दे सकता था। भौगोलिक दूरी बहुत बड़ी बाधा थी। चटगांव बंदरगाह तक जहाज पहुंचने में हफ्ते लगते हैं, जबकि भारत से ट्रक कुछ घंटों में पहुंच जाते हैं। पाकिस्तान की तो बात ही करना बेईमानी है। जो देश खुद अपने आटे और दाल के लिए तरस रहा हो, वह बांग्लादेश को क्या मदद देगा? पाकिस्तान ने केवल सोशल मीडिया पर हमदर्दी दिखाई, जिससे बांग्लादेशी जनता का पेट नहीं भर सकता था। बांग्लादेश को यह कड़वा सच समझ आ गया कि उसका भूगोल उसे भारत के साथ रहने के लिए मजबूर करता है। आप अपने दोस्त बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं। 3 दिन, केवल 72 घंटे, और बांग्लादेश की हेकड़ी निकल चुकी थी। महंगाई चरम पर थी। 1 किलो प्याज की कीमत 400% पार कर गई थी। अंडे, जो गरीबों का भोजन माने जाते हैं, आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गए थे। पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें थीं। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने तत्काल नई दिल्ली से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन इस बार भारत ने फोन उठाने में जल्दबाजी नहीं दिखाई। भारत चाहता था कि यह से बक अच्छी तरह याद रहे। जब अंततः बातचीत की मेज सजी, तो नजारा बदला हुआ था। अब कोई शिकायत नहीं थी, कोई तेवर नहीं थे। बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल जानता था कि उनके पास कोई भी बार्गेनिंग चिप नहीं है।
भारत ने स्पष्ट शब्दों में अपनी शर्तें रखी। भारत विरोधी तत्वों पर तत्काल कार्रवाई, पूर्वोत्तर भारत के विद्रोहियों के कैंपों का खात्मा और बंदरगाहों के इस्तेमाल में भारत के हितों का सम्मान। यह कोई समझौता नहीं था, यह एक तरह का समर्पण था। बांग्लादेश के पास हां कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम ने दक्षिण एशिया की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वह सॉफ्ट पावर के साथ साथ हार्ड पावर का इस्तेमाल करना भी जानता है। इस घटना ने केवल बांग्लादेश को नहीं बल्कि मालदीव और नेपाल जैसे अन्य पड़ोसियों को भी एक मूक संदेश दिया। संदेश यह था कि भारत की उदारता को उसकी कमजोरी न समझा जाए। भारत ने यह भी साबित किया कि युद्ध केवल मिसाइलों और तोपों से नहीं लड़े जाते। आज के दौर में अर्थव्यवस्था सबसे बड़ा हथियार है। ट्रेड रूट्स और सप्लाई चेन पर नियंत्रण होना परमाणु बम से भी ज्यादा ताकतवर है। बांग्लादेश के लिए यह एक कड़वा लेकिन जरूरी सबक था। उन्हें समझ आ गया कि भारत के बिना उनका विकास अधूरा है। भारत का विरोध करके वे अपनी ही अर्थव्यवस्था की कब्र खोद रहे हैं। इसके बाद धीरे धीरे ट्रकों की आवाजाही शुरू हुई, बिजली वापस आई, लेकिन रिश्तों में जो दरार आई थी उसे भरने में वक्त लगेगा। पर अब यह रिश्ता बराबरी का नहीं बल्कि वास्तविकता, रियलिटी का है। एक ऐसी वास्तविकता जहां बड़े भाई का सम्मान करना मजबूरी भी है और जरूरत भी। तो दोस्तों, यह थी कहानी कि कैसे भारत ने बांग्लादेश को कूटनीति और आर्थिक शक्ति का पाठ पढ़ाया। आज का भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए, अपने राष्ट्रीय हितों, नेशनल इंटरेस्ट के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हम शांति चाहते हैं, हम विकास चाहते हैं, हम सबका साथ चाहते हैं। लेकिन अगर कोई हमारी संप्रभुता को चुनौती देगा, हमारी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगा, तो उसे उसी की भाषा में जवाब मिलेगा। भारत और बांग्लादेश का रिश्ता भूगोल, संस्कृति और इतिहास से जुड़ा है। इसे तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन इस रिश्ते में सम्मान दो तरफा टू वे स्ट्रीट होना चाहिए। उम्मीद है कि ढाका इस 72 घंटे के सबक को कभी नहीं भूलेगा। आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है? क्या भारत ने सही किया? क्या आर्थिक नाकाबंदी ही ऐसे विवादों का सही हल है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह जियोपॉलिटिकल विश्लेषण, जियोपॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।